Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is comprehension. And this paragraph has been taken from your previous year question papers. And the story is about 4 wives. 4 बीवियों की 4 पत्नियों के ऊपर ये कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और क्योंकि आपके बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में पहले आ चुकी है ये, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या सीखने को मिलेगा आपको? बेटे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बेटे या फ्रेजेस हैं, उनके आगे चल के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या मीनिंग्स के बारे में जानने की कोशिश की गई है। तो हर चीज़ को बारीकी से जज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप फंस गए। तो आइए पढ़ते हैं अपनी स्टोरी, एक एक चीज़ को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये रही आपकी स्टोरी आपके स्क्रीन पर। वंस अपॉन अ टाइम, जब कभी भी आप इस प्रकार के किसी फ्रेज को देखते हो तो हमेशा आइडिया लगा लेना अतीत की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ रिच मर्चेंट, एक बार कौन था? एक अमीर मर्चेंट था। मर्चेंट का मतलब क्या है बेटे? ट्रेडर। ये बिजनेसमैन जो थे उस टाइम पे उन्हें क्या कहते थे? मर्चेंट बोला करते थे, ट्रेडर बोला करते थे, व्यापारी था। अब यहाँ पर उस चीज़ को और जान लीजिए बेटा। ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, स्पेशली वन हु इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट गुड्स, उसे क्या कहते हैं? मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब मर्चेंट क्या आ गया बेटा? जो आपका एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए माल खरीदता है या उसे बेचता है। तो एक बहुत ही अमीर मर्चेंट था, हु हैड 4 वाइव्स। उसकी कितनी बीवियां थी, कितनी पत्नियां थी? उसके 4 बीवियां थी। अब यहाँ पर आपके 2 शब्द आते हैं बेटा, एक आता है कंसॉर्ट और एक आता है बेटे आपका स्पाउस। एक क्या आया हमारा? स्पाउस, और एक आया कंसॉर्ट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटे? आगे चल के आपके जो 1 वर्ड्स आएंगे उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। जब कभी भी कोई लड़का फॉर्म फिल करता है तो उससे उसके स्पाउस का नाम पूछा जाता है, यानी पति या पत्नी की बात की गई। जब कोई लड़की भरती है तो उससे उसके स्पाउस के बारे में पूछा जाएगा, वो अपने पति का नाम मेंशन कर देगी। जबकि जो कंसॉर्ट होता है, कंसॉर्ट का प्रयोग किया जाता है राजा या रानी, पति पत्नी, द हस्बैंड और वाइफ ऑफ ए रूलर, किंग और क्वीन जो बनता है वहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंसॉर्ट। कोई भी रूलर है, कोई भी मोनार्क है, उसके पति पत्नी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंसॉर्ट का। अब बच्चे कहते हैं जी एक कंसर्ट होता है, CONCERT, वो क्या होता है बेटे? संगीत का समागम, म्यूजिकल कंसर्ट्स जो होते हैं। तो हमारा यहाँ पर उस क्या आया? उसकी 4 वाइव्स थी, यानी स्पाउसेस थे। ही लव्ड द 4th वाइफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता था? चौथे वाली से। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने नोट मेकिंग सिखाया था। नोट मेकिंग में ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी मेन चीज़ों की को सलीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लिया जाता है ताकि आंसर देते टाइम सहूलियत रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आया? 4th वाइफ आई। 4th वाइफ को वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एंड अडॉन्ड हर, अडॉन का मतलब क्या होता है बेटे? जब हम किसी चीज़ को डेकोरेट करने की बात करते हैं, सजाने की, संवारने की बात करते हैं, उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं? अडॉन कहते हैं। टू मेक समबडी और समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग इट, दैट इज नोन एज अडॉन। तो बेटा अडॉन्ड हर, उसे क्या करता था? अच्छे तरीके से सजा सवार के रखता था। विद रिच रॉब्स, बेटे आपका वॉर्डरोब होता है। वॉर्डरोब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जहाँ पर आप कपड़े रखते हो, उस अलमीरा के लिए करते हो। तो रॉब क्या आता है बेटा हमारा? यहाँ पर जो कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, उनकी बात की गई है। जो पीस ऑफ क्लॉथिंग होते हैं उनके लिए किसकी बात की जाती है? रॉब की बात की जाती है। अब बच्चे कहते हैं जी एक ROB रॉब होता है। रॉब का मतलब होता है लूटना, ये है रॉब। ठीक है, यानी टू ड्रेस समबडी और ड्रेस योरसेल्फ इन ए लॉन्ग लूज क्लॉथ्स, in loose clothes in the way mentioned, that is known as rob। ठीक है,
जैसे आप लोगों के बाथरोब्स होते हैं, वो लंबे लंबे कपड़े होते हैं, उस तरीके से अब ये उसको बड़े अच्छे तरीके से ड्रेसअप किया करता था। एंड ट्रीटेड हर टू डेलिकेसीज। अब ये डेलिकेसी क्या होता है इसे भी जान लेंगे। एक तो आपका होता है डेलिकेट, डेलिकेट तो होता है बहुत ज़्यादा नाजुक जो होता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग और अपियरिंग टू बी इजी टू डैमेज और ब्रेक, दैट इज नोन एज डेलिकेसी। यानी क्या हो गया, नाजुकता की बात की गई है वहां पर। दूसरा होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डन केयरफुली और जेंटली, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेलिकेसी। एक होता है आपका जो टैक्ट होता है उसकी बात की जाती है, एक कई बार स्पेशलिटी की बात की जाती है, वहाँ पर डेलिकेसी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये खाने से रिलेटेड है, उसको सर्वोत्तम चीज़ें प्रोवाइड किया करता था, यानी ए टाइप ऑफ फूड कंसिडर्ड टू बी वेरी स्पेशल एंड स्पेशल इन ए पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज नोन एज डेलिकेसी। उसको क्या सर्व करता था, डेलिकेसीज देता था, उसे सजा सवार के रखता था अच्छे कपड़ों में, और उसको क्या करता था, सबसे बढ़िया चीज़ें खिलाया पिलाया करता था। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हर, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एंड गेव हर नथिंग बट द बेस्ट, और उसे सिवाय सर्वोत्तम के कुछ नहीं दिया करता था। ये हमारे पास आ गया। अब एक एक चीज़ हमने नोट की। हमें सबसे पहले कौन सी वाइफ दी गई है, फोर्थ वाइफ के बारे में उसने क्या लिखा था, इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं। यहाँ पर फोर्थ वाइफ को वो एडॉन करता था बेटा, ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था बेटा, लव्ड द मोस्ट, ट्रीटेड हर विद डेलिकेसीज आ जाएगा, उसकी केयर किया करता था, शी वॉज टेकन ग्रेट केयर ऑफ। फिर कहता है गेव हर नथिंग बट द बेस्ट, सारी चीज़ें बढ़िया देता था। अब हमें ये पता चल गया पहले नंबर पे उसने किसको रखा है, चौथी बीवी को। दूसरी बात, ही ऑल्सो लव्ड द थर्ड वाइफ, यहाँ पर कौन आ गई, उसकी तीसरी बीवी आ गई बेटा, वेरी मच, उसे भी बहुत प्यार करता था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर, उसके ऊपर उसे बड़ा गुमान था, बड़ा फख्र महसूस होता था। अब यहाँ पर जब उसे देखा करता तो गर्वान्वित महसूस करता था बेटे। अब गर्व महसूस करने की बात किस प्रकार से है, जब आप किसी चीज़ को शो ऑफ करते हो, दिखाते हो, तो गर्व के साथ दिखाते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी बेटा। कहता है ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू शो हर ऑफ, और उसे क्या करता था, उसे डिस्प्ले करता था, एग्जिबिट करता था, लोगों को दिखाया करता था, ठीक है, टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को। हाउ एवर द मर्चेंट वॉज ऑलवेज इन ग्रेट फियर, किंतु जो मर्चेंट है उसे बहुत ज़्यादा डर भी रहता था बेटे। डर किस बात का रहता था, अब ये डर भी देख लेंगे बेटा। बेटे इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए अति प्रिय होती है और उसे आप दिखाना तो चाहते हो दूसरों को, लेकिन डर ये रहता है कहीं उसके नज़र ना लग जाए, कहीं उसको कोई आपसे छीन ना ले, आपसे जुदा ना कर दे उस चीज़ को, तो वहाँ पर एक फियर फैक्टर आ जाता है। तो कई तरीके की चीज़ें आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिर कहता है हाउ एवर द मर्चेंट वॉज ऑलवेज इन ग्रेट फियर दैट शी माइट रन अवे विद सम अदर मैन, वो किसी और के साथ भाग जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द आता है बेटा इलॉप। इलॉप का मतलब होता है जब लड़का लड़की बगैर बताए घर से भाग जाते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलॉप। इलॉप से बनता है इलॉपमेंट। आ गई बात समझ में। जब आपने देखा होगा बेटे, एक होती है आपकी लव मैरिज, एक होती है आपकी कोर्ट मैरिज। अब बेटा एक होती है अरेंज्ड मैरिज, और बेटा जो लव मैरिजेस वगैरह होती हैं उसमें लड़का लड़की जब एक दूसरे को जानते होते हैं लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं होते, तो उस टाइम पे वे भाग जाते हैं, दैट इज़ नोन एज एलॉप। तो बेटे रन अवे, वो किसी और के साथ भाग जाएगी, यानी ये क्या हो सकती है, इनफिडल हो सकती है, फेथलेस हो सकती है, बेवफा हो सकती है। ये क्या थी, अविश्वसनीय थी, यानी इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर कहता है बेटे ही लव्ड हिज सेकेंड वाइफ टू, वो अपनी दूसरी बीवी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब बेटा यहाँ पर जब दूसरी बीवी की बात आई है तो उसे भी देखते हैं। सबसे पहले चौथे नंबर पे क्या आया था, पहले नंबर पे क्या आया था, चौथी को लिया था। फिर दूसरे नंबर पे किसको लिया है, तीसरी को लिया है। अब क्या कह रहा है बेटे, अब उसने तीसरे नंबर पे किसको रखा है, अपनी दूसरी बीवी को। अब उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी बताने की कोशिश करेगा, वो भी एक एक चीज़ नोट कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक एक क्वालिटीज़ को नोटिस करते हुए, नोट करते हुए चलना है। इज इट क्लियर। अब ये कहता है शी वॉज वेरी कंसिडरेट पर्सन। अब शी वॉज अ वेरी
कंसिडरेट, कंसिडरेट क्या होता है बेटे? जो थॉटफुल होता है, जो थॉटफुल होता है, हमेशा सोचता रहता है दूसरे लोगों के बारे में, उनकी विशेज़ या फीलिंग्स के बारे में, और उनको अच्छी सलाह आदि ऑफर करता है, उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब क्या हुआ? कंसर्न्ड है, एक तरीके से वेल विशर है, उसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेट बोलते हैं। यू कैन सिंपली से ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, people's wishes and feelings, careful not to hurt or upset others. That type of thoughtful person is known as considerate, concerned. अब यहां पर इसका मीनिंग पूछा जाएगा। ऑलवेज पेशेंट एंड इनफैक्ट वॉज द मर्चेंट्स कॉन्फिडेंटे। वो क्या था? पेशेंट। पेशेंट का मतलब यहां पर रोगी नहीं है, पेशेंट का मतलब यहां पर आया है धैर्यवान। धैर्यवान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, ठीक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? उसके लिए प्रयोग किया गया है पेशेंट का। फिर कहता है एंड इनफैक्ट वॉज मर्चेंट्स कॉन्फिडेंटे। एक होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जो आत्मविश्वासी होता है, उसके लिए यूज कर देते हैं बेटा। यहाँ क्या आया है? कॉन्फिडेंटे आया है। कॉन्फिडेंटे का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, और वो आपको क्या करता है? फिर सजेशंस ऑफर करता है, जिसके ऊपर विश्वास करके आप अपने सारे के सारे सीक्रेट्स आदि शेयर कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। आ गई बात समझ में? कॉन्फिडेंट। वेन एवर द मर्चेंट फेस्ड सम, जब कभी भी ये मर्चेंट क्या महसूस करता था? सामना करता था किस चीज़ का? प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की ट्रबल का, बोदरेशन का, प्रॉब्लम का, सिचुएशन का। ही ऑलवेज टर्न टू हिज सेकेंड वाइफ। किसके पास जाया करता था? टफ टाइम्स में वो अपनी दूसरी वाइफ के पास जाता था। एक तो वो उसकी कॉन्फिडेंट थी, दूसरा क्या थी? वो कंसर्न्ड थी, यानी उसकी वेल विशर थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें जो आई हैं, प्रॉब्लम्स के टाइम उसके पास जाता था, वो कंसिडरेट थी, पेशेंट थी, उसकी कॉन्फिडेंट थी। फिर कहता है बेटे शी वुड ऑलवेज हेल्प हिम आउट एंड टाइड हिम थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो क्या करती थी? उसे उस टफ टाइम में से बाहर निकाल कर लाया करती थी, उसे उस चीज़ का समाधान दिया करती थी। वैसे तो टाइड का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा, लेकिन यहाँ पर टाइड हिम आउट का मतलब है कि जो ज्वार आया हुआ है प्रॉब्लम्स का, उससे उन्हें बाहर निकालती थी, उससे निजात दिलाती थी। आगे कहता है बेटे नाउ द मर्चेंट्स फर्स्ट वाइफ, अब कौन सी आ गई आपकी? पहले वाली। वॉज वेरी लॉयल पार्टनर, वो क्या थी? लॉयल। लॉयल का मतलब है फिडल, फिडल का मतलब है फेथफुल। वो क्या थी? उसकी बहुत ज़्यादा वफादार थी, ठीक है। अब यहाँ इसको देख लेंगे। एंड हैड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, और उसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। ये ट्रूथफुल थी, ट्रू थी, लॉयल थी, ठीक है, उसके प्रति फेथफुल रहा करती थी। और क्या करती है बेटे? वॉज वेरी लॉयल पार्टनर एंड हैड मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, सहयोग दिया था इन मेंटेनिंग हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड, और उसके जितनी भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती थी, जितने उसके चोर्स वगैरह होते थे, घरेलू क्रियाकलाप होते थे, ठीक है, उन सारी चीज़ों की, या हम कह सकते हैं घर पे जितने भी बंदे वगैरह रहते हैं इकट्ठे, उन सब की वो केयर करती थी। उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? हाउस होल्ड का प्रयोग किया गया है। यानी सारी चीज़ों की केयर करने वाला बंदा कौन था? फर्स्ट वाइफ। कौन से नंबर पे दी गई है? फोर्थ पे। ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। फर्स्ट पे नंबर पे कौन आया? फोर्थ वाइफ आई। सेकंड पे कौन आया? थर्ड वाइफ आई। थर्ड पे कौन आया? सेकंड। और फोर्थ पे कौन आया है? फर्स्ट वाइफ। फिर कहता है हाउ एवर द मर्चेंट डिड नॉट लव द फर्स्ट वाइफ। अब ये क्या था? इससे ये प्यार नहीं करता था, ठीक है। एंड ऑल्दो शी लव्ड हिम डीपली, लेकिन ये क्या करती थी? ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ही हार्डली टुक नोटिस ऑफ हर, वो उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता था, उसका ध्यान नहीं रखता था, उसकी केयर नहीं करता था, यानी ये अननोटिस्ड थी, ठीक है बेटे, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था, इसके बारे में सोचा नहीं करता। आगे देखते हैं। वन डे द मर्चेंट फेल इल, एक बार मर्चेंट क्या होता है? बीमार पड़ जाता है। बिफोर लॉन्ग, इससे पहले देर हो जाती, ही न्यू दैट, उसे पता था कि ही वॉज गोइंग टू डाई सून, अब उसे ये बोध हो गया था अब तो उसका टाइम आ चुका है। नाउ हिज डूम्सडे इज नॉकिंग एट हिज डोर, ठीक है, उसके प्रलय का दिन, उसका एंड अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
ही थॉट ऑफ हिज लग्जरियस लाइफ, उसने किसके बारे में सोचा बेटे? उसने अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचा। लग्जरीज क्या होती हैं? लग्जरीज होती हैं जो समचस चीज़ें हैं। कैसे? जो वेरी कंफर्टेबल हैं, ठीक है, कंटेनिंग एक्सपेंसिव एंड इंजॉयबल थिंग्स, दे आर नोन एज लग्जरीज। अब उसने अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में सोचा। एंड टोल्ड हिमसेल्फ, और खुद से कहा, नाउ आई हैव 4 वाइव्स विद मी, अब मेरे क्या हैं? 4 वाइव्स हैं। फिर कहता है बट वेन आई डाई, लेकिन जब मैं मरूंगा, आई विल बी अलोन, तो मैं बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अकेले के लिए किसका प्रयोग किया है? अलोन का प्रयोग किया है बेटे। फिर कहता है हाउ लोनली आई विल बी, कितना अकेला होऊंगा मैं, कितना अकेला होकर जो नाखुशी वाला माहौल होता है उसके लिए यूज किया है, यानी आइसोलेटेड हो जाऊंगा, लोनली हो जाऊंगा, अनहैप्पी बिकॉज यू हैव नो फ्रेंड और पीपल टू टॉक टू, दैट इज लोनलीनेस, वहां पर बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा। अब ये क्या कहता है बेटे? 10 अतः ही आस्क्ड द 4th वाइफ, उसने चौथी बीवी से कहा, आई लव्ड यू मोस्ट, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है, ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा प्यार किसको किया है? अपनी चौथी वाइफ को किया है। अब ये कहता है, फिर क्या कहता है? एंडोड, एंडो का मतलब क्या होता है बेटे? एंडो का मतलब होता है टू गिव समबडी ए लार्ज सम ऑफ मनी, ठीक है, ये आपके स्कूल के लिए हो सकता है, कॉलेज के लिए हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन आदि के लिए हो सकता है, किसी प्रकार की जो ऐसी चैरिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडो। एंडो का मतलब था कोई चीज़ किसी पर कुर्बान करना, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? एंडोड। एंडोड मतलब गेव, गेव एंड शॉवर्ड ग्रेट केयर ओवर यू, शावर। शावर बेटे, शावर के का मतलब क्या होता है? आप कई बार नहाने के लिए जाते हो, उस टाइम पे क्या कहते हो? शावर ले लिया, तो शावर को क्या कहते हैं बेटे? आप फवारा कहते हैं वहां पर। लेकिन यहां शावर वर्ब के रूप में यूज किया गया है, नाउन नहीं है। शावर्ड का मतलब है उसके ऊपर सारी की सारी बौछार करता था, कुर्बान करता था उसके ऊपर ये चीजें। फिर कहता है नाउ दैट आई एम डाइंग, अब क्योंकि मैं मर रहा हूं, विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा साथ दोगी? नो वे, उसने सिर्फ कितना कहा? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। रिप्लाइड द 4th वाइफ, उसने ब्लंटली बोला, अब्रप्टली बोला, ठीक है, नो वे, रिप्लाइड द 4th वाइफ एंड शी वॉकड अवे, और वो क्या करती है? दूर चली गई, विदाउट अनदर वर्ड, बगैर किसी और शब्द के। द आंसर कट लाइक ए शार्प नाइफ राइट इनटू द मर्चेंट्स हार्ट, बेटे ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे मर्चेंट के दिल में किसी ने खंजर उतार दिया हो, यानी ये बड़ा शॉकिंग था, उसे बड़ा धक्का लगा था, इस बात को सुनकर उसे आघात लगा था, तो उस आघात के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कट लाइक ए शार्प नाइफ। दूसरी बात, यहाँ पर आपसे पोएटिक डिवाइस भी पूछा जा सकता है। अब पोएटिक डिवाइस पूछा जाएगा तो यहाँ पर बन जाता है जिसमें एज या लाइक आ जाए, ऐसे, जैसे, इतना, जितना, ये शब्द आ जाते हैं तो वो बन जाता है सिमिली। और जब दोनों के दोनों एक चीज़ दूसरे के ऊपर इम्प्लाइड होती है, अप्लाइड होती है, तो वो बन जाता है मेटाफर। जब दो अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, उन दो अलग अलग चीज़ों का एक गुण समान है और बेटे उनकी समानता को दिखाने के लिए ऐसे, जैसे, इतना, जितना का प्रयोग हुआ तो वो बन गया सिमिली। जैसे आप गाना गाते हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, ये क्या बन गया आपका? सिमिली। आप कहते हो द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का या मरुस्थल का जहाज होता है। अब ऊंट और जहाज दोनों एक ही नजर आ रहे हैं। कई बार आप किसी को कहते हो अरे तू तो मेरा शेर है, अब वो बंदा शेर है, दोनों एक ही हो गए, ठीक है, ये बन जाएगा मेटाफर। तो यहां पर क्या बन गया? सिमिली बन गया। आगे देखते हैं बेटे, द सैड मर्चेंट देन आस्क्ड द 3rd वाइफ, फिर वो किसको अप्रोच करता है? तीसरी बीवी को। आई हैव लव्ड यू सो मच फॉर ऑल माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है। फिर कहता है नाउ दैट आई एम डाइंग, अब मैं मर रहा हूं, विल यू फॉलो मी एंड कीप मी कंपनी, क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किससे कहा? 3rd वाइफ से कहा। फिर कहता है बेटे नो, इसने भी क्या कहा? नो, रिप्लाइड द 3rd वाइफ, तीसरी बीवी ने जवाब दिया नहीं, लाइफ इज सो गुड ओवर हियर, यहां पर जीवन बहुत ही बढ़िया है। आई एम गोइंग टू री मैरी वेन यू डाई, जब तुम मर जाओगे तो मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। अब वो डरता क्यों था? ये तीसरी वाइफ कौन सी थी? ये वो थी जिसको वो शो ऑफ किया करता था, एग्जिबिट करता था, डिस्प्ले करता था, लोगों को दिखाया करता, और जिसके बारे में डर रहता था कि ये मुझे छोड़ के भाग जाएगी।
अब इसने क्या कहा कि तुम गए, मैं भी गई, ठीक है। फिर कहता है द मर्चेंट्स हार्ट सैंक एंड टर्न्ड कोल्ड। अब उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया और वो ठंडा पड़ गया, उसके अंदर सारे इमोशंस जो थे वो सारे के सारे चूर चूर हो गए। सिंक, सिंक एक तो आपका होता है बेसिन यानी वॉश बेसिन होता है। सिंक का मतलब डूबना होता है किसी निर्जीव चीज़ का। ड्रोन डूबना होता है किसी जीवित चीज़ का। स्विम कोई जीवित चीज़ तैरती है, फ्लोट कोई निर्जीव चीज़ तैरती है। तो सिंक, इसका प्रयोग डॉक्टर्स अक्सर करते हैं। द पेशेंट इज सिंकिंग, द पेशेंट्स पल्स इज सिंकिंग, हिज हार्ट इज सिंकिंग। इसका मतलब वो बैठ रहा है। सिंक मतलब मर जाने के लिए हो जाता है, डूबने के लिए होता है। दूसरा सिंक, सैंक, संक ये होता है, लेकिन इसकी एक फॉर्म और होती है, थर्ड फॉर्म संकन। संकन्स होते हैं जो पिचका हुआ किस्म का होता है। जैसे मेरे गाल अगर पिचके हुए हैं तो मैं क्या कहूँगा, संकन चीक्स। आ गई बात समझ में? आगे He then asked the second wife, फिर दूसरी बीवी की बात पास जाता है। I always turn to you for help and you have always helped me out। मैं हमेशा जब कभी भी सहायता की जरूरत होती थी तो तुम्हारे पास आया करता था और तुमने मेरी हमेशा सहायता भी की है। Now I need your help again। अब तुम्हारी सहायता फिर से चाहिए। When I die will you follow me and keep me company। जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी। अब वो क्या कहती है, आई एम सॉरी, मुझे बड़ा खेद है। आई कांट हेल्प यू आउट दिस टाइम। अब की बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रिप्लाइड द सेकेंड वाइफ, एट द वेरी मोस्ट, अगर मैं कुछ कर सकती हूं तो वो एक ही काम कर सकती हूं, आई कैन ओनली सेंड यू टू योर ग्रेव। मैं तुम्हारी कब्र तक तुम्हें छोड़कर आ सकती हूं। सेकेंड वाइफ कौन है? ये वो थी जो उसकी कंसिडरेट थी, कंसर्न्ड थी, वेलविशर थी, टफ टाइम्स में उसका साथ देती थी। आज ये क्या कहती है, मैं केवल एक काम कर सकती हूँ, तुम्हें कहाँ तक छोड़ के आ सकती हूँ, तुम्हारी कब्र तक। ग्रेव, अब यहाँ पर ग्रेव नाउन के रूप में आया है। अगर हम इसे एडजेक्टिव बना देते हैं, ही वॉज इन ए ग्रेव मूड, तो ग्रेव का मतलब हो जाएगा सीरियस। कई बार आप कहते हो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, इसका मतलब है सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, गंभीरता के लिए आया। द आंसर केम लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर। अब बेटा यहां पर भी क्या आया, लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर। एंड द मर्चेंट वॉज डिवास्टेटेड। अब यहां पर भी वही बात आई है जैसी पहले आई थी, यानी यहां पर भी लाइक लगा कर दिया है। ये एक बिजली की तरह आया, जैसे बिजली चमकती है, आदमी को एकदम से लील के चली जाती है। अपने हरियाणा में क्या कहते हैं कि बिजली पड़ गई। जब उसने ये बात कही तो उसके ऊपर तो वज्रपात हुआ, एकदम से बिजली गिर गई। तो बेटे यहां पर भी सिमिली आ गया। एंड द मर्चेंट वॉज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड अपसेट। जो पूरी तरह से अपसेट है और शॉक्ड है, जिसे आघात लगा है, उसे क्या कहते हैं, डिवास्टेटेड। देन ए वॉइस कॉल्ड आउट, फिर एक आवाज आई, आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अनुसरण करूंगी। नो मैटर वेयर यू गो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां जाते हो। फिर कहता है द मर्चेंट लुक्ड अप, मर्चेंट ने ऊपर देखा। अब यहां पर एक चीज और आती है, अगर लुक अप का हम एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो बेटे कई बार प्राइसेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्राइसेस आर लुकिंग अप दीज डेज, दे आर हाइकिंग, सॉरिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ने की बात आई, कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा, आपके पेपर में गांठ बांध लीजिए, लुकअप आता है कब, जब लेक्सिकन अर्थात डिक्शनरी के अंदर किसी शब्द का अर्थ ढूंढना होता है। वहां पर सी लिख कर देता है एग्जामिनर, आपको लुकअप करना होता है। जैसे आप क्या कहते हैं, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी या लेक्सिकन, इस शब्द के अर्थ को शब्दकोश में ढूंढिए, तलाशिए, खोजिए, तो वहां क्या लगाते हो, लुकअप। और एक होता है लुक फॉर, लुक फॉर होता है कोई चीज जब आप ढूंढते हो, वहां पर क्या लगाते हैं, लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। ठीक है बेटे। एक होता है बेटे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या था, टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी का ख्याल रखना, देखभाल करना, वहां पर लुक आफ्टर का प्रयोग करते हो। एक होता है लुक इनटू, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, यानी इन्वेस्टिगेट, यानी इंक्वायर इनटू, छानबीन करने के लिए आया। तो बेटा ये जो फ्रेजेस होते हैं ये भी आप लोगों को साथ साथ कर लेने चाहिए। आगे क्या कहता है, लुक्ड अप, अब मर्चेंट ने ऊपर देखा, देयर वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, वहां पर कौन थी, उसकी पहली बीवी थी। कब आई है, चौथे नंबर पे।
शी वॉज सो स्किनी। स्किनी क्या है? जो मेरे जैसे कांचले से, सुकड़ू से, मरकले से होते हैं, जिनमें केवल क्या होता है, जैसे आप कह देते हो पेपरी बॉय। पेपरी का मतलब क्या है? बैग ऑफ बोन्स। उस बैग ऑफ बोन्स को बिल्कुल खाल खाल दिखाई दे रही हैं, हड्डियां बाहर झांक रही हैं, उसको क्या कहते हैं? स्किनी। एक्सट्रीमली थिन पर्सन, स्लिम और ट्रिम, उसको हम क्या कहते हैं? स्किनी कहते हैं। ठीक है। और जो कैसा लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अनप्लेजेंट और अगली लगना शुरू हो जाता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्किनी का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फैट तो रहेगा नहीं, हड्डियां बाहर झांकना शुरू कर देंगी, तो वो कौन सी कंडीशन होगी बेटे? वो स्किनी हो जाएगी। फिर कहता है ऑलमोस्ट लाइक शी सफर्ड फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। वो मॉल न्यूट्रिशन लगती थी। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटे? जब कभी भी आप बात करते हो किसकी? कुपोषण की। कुपोषण क्या होता है? पोषण तो होता है आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना, नरिशिंग डाइट देना, और कुपोषण का मतलब है जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, ऐसा। यानी ए पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, caused by a lack of food, a lack of right type of food, that is known as malnutrition। इसको कंपेयर कर सकते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशंस कहा जाता है आपको न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, नरिशिंग डाइट लेनी चाहिए। तो वो क्या थी? मॉल नरिश्ड थी, मॉल न्यूट्रिशन थी, कुपोषित थी। ग्रेटली ग्रीव्ड, बहुत ज्यादा दुख के साथ। द मर्चेंट सेड, मर्चेंट ने कहा, आई शुड हैव टेकन मच बेटर केयर ऑफ यू वाइल आई कुड हैव। जब मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता था तो मुझे तुम्हारी अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए था? देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अब उसे अफसोस होता है कि उन लोगों के लिए सब कुछ किया और वो सारे दगा दे गए, और इसके लिए कुछ नहीं किया, तो ये उसके साथ है। अब यहां से इसकी गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। यहां आपका काम शुरू होता है और ज्यादा गहराई से सोचने का। तो बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे अगली चीज को। एक्चुअली वी ऑल हैव 4 वाइव्स इन आवर लाइफ्स। वास्तव में क्या है बेटे? वास्तव में हम सबके 4 बीवियां होती हैं, हर व्यक्ति की 4 बीवियां होती हैं। अब यहां पर ये सिंबॉलिकली यूज किया गया है। कहता है द फोर्थ वाइफ इज आवर बॉडी। फोर्थ कौन है बेटा? फोर्थ है बॉडी। नो मैटर हाउ मच टाइम एंड एफर्ट वी लेविश इन मेकिंग इट लुक गुड, इट विल लीव अस व्हेन वी डाई। बेटे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो चौथी बीवी है उसको हम कितना ज़्यादा केयर देते हैं, कितना ज़्यादा उसके ऊपर लग्जरीज वगैरह स्पेंड करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना अच्छी चीज़ें खाने को देते हैं, जैसे ही मरेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा साथ छोड़ जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया लेविश। ए लार्ज अमाउंट और इम्प्रेसिव एंड यूजुअली कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, दैट थिंग इज नोन एज लेविश। यानी जो एक्स्ट्रा वेकेंट होता है, लग्जरियस होता है, उसको कहते हैं। ठीक है। गिविंग और डूइंग समथिंग जेनरसली, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेविश, उसे भी लेविश कहते हैं। ठीक है। अब ये कहता है द फोर्थ वाइफ इज आवर बॉडी। चौथी बीवी कौन है? हमारा शरीर। हम इसकी केयर करते हैं, मसाज करते हैं, इसके लिपा पोती करते हैं, अच्छा भोजन देते हैं इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन जैसे ही मरे एकदम से छोड़ के चली जाती है। फिर कहता है इसे हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इट विल लीव अस व्हेन वी डाई। आवर थर्ड वाइफ, फिर किसकी बात आई आपकी? थर्ड वाइफ की। इज आवर पोजेशंस, इज आवर स्टेटस, इज आवर वेल्थ। यानी हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या है बेटे? थर्ड वाइफ हैं। जैसे ही मैं मरूंगा मेरे पास अगर कुछ भी है तो वो सारा किसके हवाले हो जाएगा? दूसरे ले जाएंगे, वो दूसरों के अधीन हो जाएगी। तो ये क्या था कि जैसे ही अच्छा इन चीज़ों को, एसेट्स को वो दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है और उसे डर भी रहता है कि ये दूसरे की हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है। ठीक है। मेरे दादाजी ने कुछ छोड़ा, वो पिताजी के हवाले आ गया। पिताजी जाएंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा, मैं जाऊंगा तो वो मेरे बच्चों या नाते रिश्तेदारों के पास आ जाएगा। ये क्या था? वो दूसरे का हो जाता है। तो ये थर्ड वाइफ कौन है बेटे? उसके एसेट्स हैं, पोजेशंस है, स्टेटस है, वेल्थ है। व्हेन वी डाई दे ऑल गो टू अदर्स, वे दूसरों के पास चले जाते हैं। द सेकेंड वाइफ इज आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इट मीन्स किथ एंड किन, नाते रिश्तेदार हैं, उनको क्या बोला है? सेकेंड वाइफ। अब उसने बिल्कुल ठीक कहा था, ये हमें कहां तक पहुंचा सकती है? केवल कब्र तक।
चाहने वाले कहाँ तक लेकर जाएंगे? कब्र तक लेकर जाएंगे नाते रिश्तेदार। उसके बाद वहाँ पर संस्कार करके या उसे सुपुर्द खाक करके छोड़ के चले आते हैं, ऐसा ही होता है। और जब तक जिंदा रहते हैं तो वो लोग वेलविशर बने रहते हैं, प्यारे बने रहते हैं, उसकी केयर करते हैं, टफ टाइम्स में उसके साथ खड़े रहते हैं। कहता है बेटे, नो मैटर हाउ क्लोज दे हैड बीन टू अस व्हेन वी वर अलाइव, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जब हम जिंदा थे तो वो कितने हमारे क्लोज थे। द फर्देस्ट, अब यहां पर फर्देस्ट का मतलब क्या है? एक तरीके से कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं, कहां तक वो हमारा साथ दे सकते हैं, उसकी बात की गई है। ठीक है, यहां पर क्या बात की गई है? जो डिस्टेंस आता है बेटे, फार की सुपरलेटिव के डिग्री के रूप में, जैसे फारदेस्ट होता है वैसे, तो वहां तक की बात की गई है। दे कैन स्टे बाय अस इज अप टू द ग्रेव, वे कहां तक हमारे साथ जा सकते हैं? सबसे दूर कहां तक? हमारी कब्र तक। द फर्स्ट वाइफ, अब आती है पहली वाइफ, इज इन फैक्ट आवर सोल, ये क्या है? हमारी आत्मा है, हमारी सोल है। ऑफन नेग्लेक्टेड, अक्सर क्या की जाती है? इग्नोर की जाती है, नेग्लेक्ट की जाती है। इन आवर परसूट ऑफ मटेरियल, परसूट क्या होता है बेटे? जब हम किसी चीज की अंधी दौड़ में लगे होते हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? परसूट कहते हैं। परसूट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर और ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, वो क्या होता है? परसूट होता है। ठीक है, परस्यूट एक होता है द एक्ट ऑफ फॉलोइंग और चेजिंग समबडी, वो भी क्या होता है? परस्यूट होता है। आप हॉबी या पास टाइम के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं कई बार। ठीक है, जब आप अपनी टाइम और एनर्जी किसी चीज़ के लिए खर्च करते हैं, वो भी क्या होता है? वो भी परस्यूट होता है। तो यहाँ पर परस्यूट का मतलब क्या था? हम पीछे भाग रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं किसको? मटेरियल को, वेल्थ को, सेंसुअल प्लेजर्स को। सेंसुअल प्लेजर्स क्या होते हैं? जो हमारे इंद्रिय जनित जितने भी सुख होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके लिए यूज करते हैं सेंसुअल प्लेजर्स। इज इट क्लियर? जो फिजिकल फीलिंग्स होती हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिजिकल सेंसेस जो हमें खुशियां देती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? उसके लिए हम यूज करते हैं सेंसुअल का। इट इज एक्चुअली द ओनली थिंग, ये केवल इकलौती ऐसी चीज है दैट फॉलोज अस वेयर एवर वी गो, जो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे साथ चलती है। अब चौथे नंबर पे जो दी गई, सबसे पहले दी गई थी चौथी बीवी। चौथी बीवी कौन थी? हमारी बॉडी। दूसरे नंबर पे दिया गया था तीसरी वाइफ को। तीसरी वाइफ को कौन थे? हमारे नाते रिश्तेदार वगैरह थे ना, सॉरी, हमारे एसेट्स वगैरह थे। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसको दिया गया था? हमारे नाते रिश्तेदारों को, जो कहाँ तक जाएंगे? कब्र तक जाएंगे, वो दूसरी है। और चौथे नंबर पे किसको दिया गया है? हमारी आत्मा को, जो सबसे पहली बीवी है, जो हर समय हमारा ख्याल रखती है। अब शुरू होता है आपका ये, perhaps it is a good idea to cultivate and strengthen the soul now rather than to wait until we are on our deathbed to lament। अब यहां पर बड़ा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये मैसेज क्या है? कि शायद इट इज़ ए गुड आइडिया टू कल्टिवेट, हमें क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सुविचार है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए, किसी के साथ फ्रेंडशिप वाला भाव रखना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन द सॉल, और अपनी सॉल को बहुत ज़्यादा सशक्त बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, यानी इसके साथ यारी गांठनी चाहिए। रादर देन टू वेट, बजाय इंतजार करने के, अनटिल वी आर ऑन आवर डेथ बेड, जब तक हम अपने मौत के बिस्तर पे नहीं होते। डेथ बेड क्या था? जो हमारा डूम्सडे वाला है, यानी जब हम चिताबे पहुंच जाते हैं, जो आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, द बेड इन विच समबडी इज डाइंग और गोइंग टू डाई, दैट इज नोन एज डेथ बेड। और उसके बाद क्या कहता है? टू लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है बेटे? जब आप बीमोन करते हो, मौन मतलब कराहना, बीमोन ग्रोनिंग वाली सेंस में, बीमोन या बीवेल करते हो, यानी विलाप करते हो किसी चीज की विरह वेदना में। टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समबडी और समथिंग, उसको क्या कहते हैं? लेमेंट कहते हैं बेटा। आपका एक सॉन्ग भी होता है, डेथ सॉन्ग वगैरह, जिसको एलिजी कह देते हो, तो ये उस तरीके का होता है कि हम बाद में कोई चीज़ चली जाती है तो उसके ऊपर विलाप करते हैं, कि बाद में हम विलाप करते रहें उसके लिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से के साथ पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।
पहला है बेटा, व्हाट डिड द मर्चेंट वांट टू डू विद हिज थर्ड वाइफ। जो मर्चेंट है वो अपनी तीसरी वाइफ के साथ क्या करना चाहता है। तीसरी बीवी कौन सी थी बेटा, ये थी उसके जो एसेट्स हैं, ठीक है, क्या हैं ये उसके एसेट्स, यानी उसकी वेल्थ है, उसकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उस टाइम पे, उसने जो भी अपने चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं वो सारी चीज़ें हैं। टू बाय गुड क्लॉथ्स फॉर हर, बेटे गलत हो गया। गुड क्लॉथ्स किसके लिए, जो फोर्थ वाइफ थी उसके लिए होते थे, यानी बॉडी के लिए। टू गिव हर अवे टू हिज फ्रेंड्स, बेटे उसे दोस्तों को देने की बात नहीं आई है। दोस्तों के पास या परिवार वालों के पास तो क्या चले जाएंगे, आपके ये जो एसेट्स हैं पास ऑन हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मर्चेंट क्या करना चाहता था थर्ड वाइफ के साथ, मर्चेंट की बात की गई है, वो क्या करना चाहता था, वो उसको क्या करता था, डिस्प्ले करता था, एग्जिबिट करता था। जो भी चीज़ें होती थी वो दूसरों को दिखाने के लिए होती थी। एक आप जैसे बड़े शायर ने कभी बहुत अच्छी बात कही थी, यूं तो एक ही कमरे में रहता है आदमी, व्यक्ति एक ही कमरे तक सीमित होता है, बाकी मकान में उसका गुरूर रहता है, उसका अभिमान रहता है। तो यहां पर भी वही बात आ गई, आदमी इतना जोड़ता है वो केवल क्या था, दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। टू शो हर ऑफ टू हिज फ्रेंड्स, बेटे ये हो सकता है। शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हर, बेटे प्रॉब्लम शेयर किसके साथ करता था, जो सेकंड वाइफ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, किथ एंड किन हैं, नाते रिश्तेदार। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, वट वॉज द सेकेंड वाइफ्स क्वालिटी, बेटे जो दूसरी बीवी थी उसके क्या गुण थे। दूसरी बीवी कंसिडरेट थी, कंसर्न्ड थी, उसकी वेल विशर थी। शी स्टूड बाय हिम इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, इन द एब्स एंड फ्लॉज ऑफ लाइफ, इन थ्रू थिक एंड थिन इन हिज लाइफ। उसके ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव थे, टफ टाइम आता था हमेशा उसके साथ रहती थी, मुसीबत में उसको क्या करती थी, टाइड थ्रू करती थी, ठीक है, बाहर निकाला करती थी। अब ये कहता है शी हेल्प द मर्चेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स, बेटे हो सकता है दूसरी वाइफ है कौन, उसके किथ एंड किन, नाते रिश्तेदार। शी हेल्प द मर्चेंट इन हिज बिजनेस, ये गलत हो जाएगा, ये हमारे लिए कट जाएगा। शी मेड, बिकॉज इट इज गिवन नो वेयर, बिजनेस में क्या हेल्प की, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स में हेल्प की है। शी मेड द मर्चेंट फील प्राउड, ये भी गलत हो जाएगा। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मर्चेंट्स वेल्थ, बेटा ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज आ नहीं सकता। मेन इसमें पॉइंट क्या बनता है हमारा, शी हेल्प द मर्चेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। नेक्स्ट बेटे, व्हाट डज द फ्रेज कट लाइक ए शार्प नाइफ एज यूज्ड इन द पैसेज मीन। अब ये आया था आपका, इसमें क्या बात आई थी, जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो सीने में। ये खंजर उतारना किस चीज़ का प्रतीक था, यानी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी उससे, उसको शॉक लगा था, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। तो उस हर्ट वाली फीलिंग्स को, उस शॉकिंग सिचुएशन को, अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए जब वो डिवास्टेटेड महसूस करता है उसके लिए दिया गया है। इंजर, इंजर गलत हो जाएगा यहां पर। ब्लीड, रक्त बहना गलत हो जाएगा। डेंजरस तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। हर्ट हो सकता है, नन ऑफ दिस गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा थर्ड के अंदर, हर्ट आ जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट वाइफ एज गिवन इन द पैसेज। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि पैसेज के अंदर जो फर्स्ट वाइफ दी गई है वो कौन सी थी। फर्स्ट वाइफ है उसकी साल, उसकी आत्मा, ठीक है। अब आत्मा के बारे में क्या बात करता है बेटा, आत्मा के बारे में बात की थी तो उसने क्या कहा था, वो कैसी है, वो मॉल न्यूट्रिशंट है, वो स्किनी है, ठीक है, वो अननोटिस्ड है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो इग्नोर्ड है। अब यहां पर कहता है केयरिंग, अब बेटे यहां पर क्या लिखा है, नॉट केयरिंग, तो वो थी, ये तो सही हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वो कहाँ से हो सकती है जब एक स्किनी है। स्किनी में क्या आया था, जब हड्डियां बाहर झांकना शुरू कर देती हैं आदमी अगली नजर आता है, अनप्लेजेंट नजर आता है वो, तो ब्यूटीफुल हमारा आंसर हो सकता है। थिन, बेटा थिन तो वो थी, लॉयल भी थी। अब ये तो उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो उसमें थी, हमें तो नॉट चाहिए, तो क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, वो क्या थी, ब्यूटीफुल नहीं थी। What fear did the merchant have about his third wife? थर्ड वाइफ कौन थी बेटा, थर्ड वाइफ थी उसके एसेट्स, उसकी धन संपत्ति, उसके बंगलौज, उसकी वेल्थ,
ठीक है, वो सारी चीज़ें। उसके बारे में क्या फियर था, वो क्या था, किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। उसने कहा भी था तुम मरे और मैं दूसरे से शादी कर लूँगी। दैट शी वुड किल हिम, वो उसे मार डालेगी, गलत हो गया। दैट शी वुड नॉट अकम्पनी हिम व्हेन ही डाइड, वो उसके साथ नहीं जाएगी जब वो क्या है, मरेगा। तो बेटा ये तो बाद की बात आई थी ना, पहले तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते। फिर कहता है दैट शी वुड रन अवे विद सम अदर मैन, वो किसी दूसरे आदमी के साथ चली जाएगी। ठीक है, ये हो सकता है दैट शी वुड नॉट लुक ब्यूटीफुल एनी मोर, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ गया इसके अंदर, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द फोर्थ वाइफ गिव फॉर नॉट अकम्पनिंग द मर्चेंट व्हेन ही वाज डाइंग। किसकी बात की गई है, फोर्थ वाइफ की। फोर्थ वाइफ क्या था बेटे, बॉडी, ठीक है, शरीर की बात की गई है। जब वो नहीं जाने की बात करते उसके साथ, तो उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, क्या कहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसने एक ही बात बोली थी, नो वे, और दौड़ गई थी। यही बात आई थी हमारी। ठीक है, शी वॉन्टेड मी टू डाई, वो चाहती थी मैं मर जाऊं, गलत हो गया। शी डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन, उसने कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। शी वॉन्टेड टू मैरी समवन एल्स, बेटे ये मैरिज वाला तो किसके लिए था, ये तो आपकी थर्ड वाइफ के लिए था। जो एसेट्स हैं वो दूसरे के हो जाएंगे। शी वॉज अफ्रेड टू गो विद हिम, उसे डर लगता था उसके साथ जाने में, वो भयभीत थी, गलत हो गया। नन ऑफ दिस गलत, क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। वाई डिड द फर्स्ट वाइफ ऑफर टू गो विद द मर्चेंट व्हेन ही डाइड, बेटे जब वो मरा था तो उसके साथ जाने के लिए क्या, कौन सी फर्स्ट वाइफ क्यों तैयार हो जाती है। ठीक है, वाई डिड द फर्स्ट वाइफ है कौन, ये भी जान लीजिए, जो उसकी साउल है, आत्मा है, उसकी स्पिरिट की बात की गई है। जब वो मर रहा था तो वो उसके साथ जाने की बात करती है, क्यों, बिकॉज शी लव्ड हिम, बेटे हो सकता है बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू स्टे अलोन, वो अकेले रहने से डरती थी, गलत हो जाएगा। बिकॉज शी हेटेड द अदरवाइज, नफरत की बात कहीं पे दी नहीं गई है। बिकॉज शी वॉज अंडर नरिश्ड एंड वॉज गोइंग टू डाई एनी वे, बेटे वो खुद मरने वाली थी क्योंकि वो मॉल न्यूट्रिशन थी, गिवन नोवेयर इन द पैराग्राफ। मॉल न्यूट्रिशन है लेकिन उसकी खुद की मरने की बात तो कहीं नहीं दी गई ना, तो क्या आ जाएगा हमारा, बिकॉज शी लव्ड हिम। इसका क्या था, इसका अनकंडीशनल लव था उसके प्रति। उसे क्या कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जहां कहीं भी तुम जाओगे, यही बात आई थी। उसके बाद कहता है द ऑथर हैज कंपेयर्ड द मर्चेंट्स फोर्थ वाइफ। अब एक एक को ध्यान से देखना। साउल, ये क्या थी, फर्स्ट वाइफ। वेल्थ एंड स्टेटस, ये क्या थी, थर्ड वाइफ। फ्रेंड्स, नाते रिश्तेदार, ये क्या थे, सेकंड। ठीक है, फोर्थ कौन सी थी, फोर्थ है हमारी बॉडी। कहीं पे दिया गया है क्या, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। साल कौन सी बीवी है बेटे, फर्स्ट, जो लास्ट में दी गई थी। वेल्थ और स्टेटस क्या है, एसेट्स क्या हैं, वो हमारे थर्ड हैं, दूसरे के साथ चले जाएंगे, जिनको शो ऑफ करने की बात करता है। फ्रेंड्स एंड किथ एंड किन, नात रिलेटिव्स कौन हैं, वो सेकंड हैं, जो हमें ग्रेव तक पहुंचाएंगे, कब्र तक पहुंचाएंगे। और फोर्थ कौन सी थी, वो थी हमारी बॉडी नहीं दिया गया, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। वट डज द ऑथर हैव टू से अबाउट आवर सोल, बेटे आत्मा के बारे में हमारे इसका कहना क्या है, किसका, ऑथर का क्या कहना है। पहला कहता है दैट इट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, बेटे ये गलत हो जाएगा। दैट इट कैन गिव अस कंपनी ओनली टिल आवर डेथ, बेटे ये गलत हो गया हमारा। दैट इट हैज़ बीन इग्नोर्ड इन द चेज फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स, बेटे ये कहा गया है। व्हाट डज द ऑथर हैव टू से अबाउट आवर सोल के बारे में क्या कहना है उसका, वो कहता है बेटे कि इसे इग्नोर किया गया है, किसमें, वर्ल्डली प्लेजर्स की अंधी दौड़ के अंदर। दैट इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, गलत हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। अगर ये नहीं होता तो हम इसके ऊपर जाते, ठीक है, कि इसकी केयर की जानी चाहिए, लेकिन अब क्या आ जाएगा, दैट इट हैज़ बीन इग्नोर्ड, ये बन जाएगा हमारा। What does the phrase like a bolt of thunder used in the passage mean, बेटे
आपके ऊपर क्या था, बिजली गिरना। बिजली गिरने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, जब कोई अचानक ही आफत हमारे ऊपर टूट पड़ती है, अकस्मात हमारे ऊपर क्या होता है, वज्रपात होता है, उस वज्रपात को आपने क्या कहा है, लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर। लाइक ए वेरी ब्राइट लाइट, बेटे गलत हो जाएगा। लाइक ए प्लेजेंट फीलिंग, बेटे प्लेजेंट फीलिंग वाला गलत हो गया। लाइक ए लाउड नॉइस, बेटे नॉइस गिवन नोवेयर इन द पैसेज। लाइक अ शॉक, इट इज वेरी मच शॉकिंग बेटा। बेटे इसके लिए एक आपका इडियम भी यूज किया जाता है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। लाइक ए बोल्ट ऑफ थंडर क्या है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट वही बिजली के लिए आया, और ब्लू स्काई आसमान, आसमान से बिजली गिरना, यानी कोई चीज़ बहुत ही शॉकिंग है, ठीक है, अनप्लेजेंट है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अनएक्सपेक्टेडली हमारे साथ वैसा हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा सिनोनिम ऑफ अडॉर्न्ड। पैराग्राफ के आधार पे अडॉर्न का प्रयोग किया गया था। अडॉर्न का मतलब आपको क्या बताया था, टू डेकोरेट। जब आप किसी चीज़ को सजाते हो, संवारते हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो बेटा, वहाँ पर अडॉर्न का प्रयोग करते हो। आप लोगों को बताया गया था टू मेक समबडी और समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव और गुड बाय डेकोरेटिंग इट, दैट इज नोन एज अडॉर्न। तो अडॉर्न यहाँ पर पहला आया, स्पेंट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ये तो खर्च करने के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। ड्रेस्ड, बेटी ड्रेस्ड आ सकता है क्योंकि वो क्या करता था, उसको अडॉर्न करता था, ड्रेसअप करता था, हो भी सकता है, रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्राइड, गलत हो गया। ट्राई का प्रयोग क्या होता है, जब किसी का ट्रायल लिया जाता है, किसी चीज़ को आजमाया जाता है। कैरिड, बेटे कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना, तो ढोने के लिए गलत हो जाएगा। थ्रू, फेंकने के लिए आ गया, क्या आ जाएगा, ड्रेस्ड। सिनोनिम ऑफ शावर्ड, शावर की बात आई थी बेटे, उसने क्या कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, तुम्हारे ऊपर मेहरबान की गई हैं, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर की गई हैं, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग किया था, उसने शावर का प्रयोग किया था। पहला आया बेस्टॉर्ड, बेटे बेस्टॉर्ड हो सकता है, बेस्टोइंग्स क्या होती हैं, जो दान दहेज वगैरह होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू गिव समथिंग टू समबडी, स्पेशली कब, टू शो हाउ मच दे आर रिस्पेक्टेड, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर बिस्टॉ का प्रयोग किया जाता है, तो बिस्टॉर्ड हो सकता है। क्लीन्ड, ये सफाई के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। प्लीज्ड, प्रसन्न के लिए आया, गलत हो गया। बेद्ड, स्नान के लिए आया, गलत हो गया। थ्रू, फेंका, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, बिस्टॉर्ड। सिनोनिम ऑफ लेमेंट, लास्ट लाइन के अंदर लास्ट वर्ड ही था ये हमारा। लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट का मतलब था जब हम किसी चीज़ के ऊपर विलाप करते हैं, यानी बीवेल, बीमोन, टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज लेमेंट। लेमेंट यानी बीमोन यानी बीवेल, विलाप करना। फेयर, फेयर तो डर के लिए आ जाएगा। टेल, बताने के लिए, गलत हो गया। ग्रीव, हो सकता है। केयर, परवाह करना, गलत हो गया। फॉरगेट, भूल जाना, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा, ग्रीव। एंटोनिम ऑफ कंसिडरेट, कंसिडरेट क्या था, जो कंसर्न्ड है। कंसर्न्ड का मतलब क्या है बेटे, जो आपके प्रति आपका ख्याल रखने के बारे में सोचता है, आपका वेल विशर बन जाता है, बहुत ही थॉटफुल किस्म का बंदा है, बहुत ही केयरिंग है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया था, कंसिडरेट का प्रयोग किया गया था। पहला आया बेटा इग्नोरेंट, इग्नोरेंट कौन होता है, अज्ञानी। अज्ञानी कौन होता है, अब बच्चे यहाँ पर गलत समझ जाते हैं। वन हु लैक्स नॉलेज इज नोन एज इग्नोरेंट, और इग्नोर करना मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, ठीक है। यानी टर्न ए डेफ ईयर टू समबडी, टर्न ए ब्लाइंड आई टू समबडी, कान पर जू ना रेंगना, किसी तरफ अनदेखा करना, वहाँ दोनों पे क्या यूज़ किया जाता है, इग्नोर। लेकिन ये क्या था, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट क्या होता है, लैकिंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, वो इग्नोरेंट होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव कौन सा होता है बेटे, जो संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब है जैसे आप धूप में जाते हैं, आपको ब्रूजेस वगैरह हो जाते हैं, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो स्किन क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव में तो ये सेंसिटिव होता तो गलत हो जाता, इसने लिखा है इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, अनसिंपैथेटिक जो है, जो आपके प्रति एपैथेटिक है, उदासीन है, आपके प्रति डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है। नॉट रियलाइजिंग और केयरिंग
how other people feel and therefore likely to hurt or offend them, that is known as insensitive। बेटा ये हो सकता है क्योंकि एंटोनिम चाहिए। लेजी, लेजी का मतलब क्या है? लिथार्जिक, लिथार्जिक यानी स्लॉथफुल, स्लॉथफुल यानी इनएक्टिव, जो आलस से भरा हुआ है, उसके लिए क्या यूज किया? लेजी का प्रयोग किया। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। एंग्री, एंग्री क्या था? एंगर, रैथ, फ्यूरी, रेज, गुस्से के लिए आया तो एंग्री तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भड़के हुए के लिए है, जो वायलेंट किस्म का हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं जब आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, उस टाइम पे वो क्या है? उस प्रकार की इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, वो क्या है? एंगर। थॉटफुल, थॉटफुल कौन सा होता है बेटे? जो समझदार किस्म का होता है। कंसिडरेट है, काइंड है, क्वाइट बिकॉज यू आर थिंकिंग, उसको क्या कहते हैं? थॉटफुल कहते हैं, ठीक है। शोइंग दैट यू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, जब आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की केयर करते हैं, वहाँ पर आप क्या हैं? उसके प्रति कंसिडरेट हैं, थॉटफुल हैं। तो बेटे थॉटफुल तो इसका सिनोनिम बनेगा। सिनोनिम हमें चाहिए नहीं, हमें तो एंटोनिम चाहिए। क्या आ जाएगा? कंसिडरेट का इनसेंसिटिव। एक होता है सेंसिबल, सेंसिबल जैसे आप जैसे समझदार बच्चे, इनको क्या कहते हैं? सेंसिबल। और सेंसिटिव क्या है? बड़ी संवेदनशील अवस्था में होना। एंटोनिम ऑफ फर्देस्ट, अब यहां पर आया था, कहां तक जाएंगे? फर्देस्ट मतलब सबसे दूर, वहां तक जाएंगे, उस दूरी की बात की गई थी। लॉन्गेस्ट, बेटे लॉन्गेस्ट तो इसमें सिनोनिम वाले भाव आ गए, गलत हो जाएगा। क्लोजेस्ट हो सकता है, शॉर्टेस्ट हो सकता है, ग्रेटेस्ट सबसे महान या बड़े की बात आई। वाइल्डेस्ट ये बिल्कुल गलत हो गया, जंगलीपन वाली, असभ्य वाली बात आ गई। अब हमारे पास दो आए, नंबर 1 पर क्या आएगा? शॉर्टेस्ट, और ये नहीं होता तो क्या आ जाता? क्लोजेस्ट। इज इट क्लियर? अब हम किसको लेंगे? शॉर्टेस्ट, फर्देस्ट, शॉर्टेस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटे। अरे वाह, ये आज का ख़त्म हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करने के बारे में। ऐसा क्यों था, इतना टाइम क्यों लिया गया इसको एक्सप्लेन करने में? ताकि आप अभी से आदत डाल लें इस तरीके से टुकड़े करके एक एक चीज़ को अलग रखने की। जब ये आदत बन जाएगी, उसके बाद आप धीरे 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 स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फाउंडेशन का काम करती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं। ये बेस है बेटे आपकी इस बिल्डिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर से किसी नए टॉपिक आदि के साथ। ऐसे ही आप लोग अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा करते रहिए। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आपके प्रश्न आते हैं और उनका जवाब देने का भी, टाइमली जवाब देने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे ही जुड़े रहेंगे और जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।